चलिए आइए। नमस्कार, द ग्लोबल एजुकेशन में आप सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, बिहार पुलिस से संबंधित जो हम एक सीरीज लाए हैं आप लोग के लिए, जो क्लास 9th का पूरे एनसीईआरटी कवर करने वाले हैं पॉलिटी का, जिसमें 2 वीडियो ऑलरेडी बन चुका है। इसका आज इसका तीसरा पार्ट है और हर पार्ट में लगभग 50 प्रश्न डील किए जा रहे हैं, और भी विस्तृत जानकारी के साथ, है ना। तो देखते हैं, ये जो आप देख रहे हैं क्लास 9th का, पेन का साइज ले लूँ मैं थोड़ा। चलिए, ये जो क्लास चल रहा है SCERT और NCERT पे आधारित चल रहा है। क्लास 9 का पूरी पॉलिटी है जो आपको बिहार पुलिस सिलेबस में दे चुका है। आज उसी का चर्चा चल रहा है अभी। ठीक है, ये पॉलिटी पूरे सब्जेक्ट होने वाला है। लेकिन शुरू करने से पहले एक डेली हम टॉपिक लाते हैं आप लोग के लिए। वो आज के टॉपिक ये होने वाला है कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है रेलवे, एसएससी या बिहार पुलिस या दरोगा के लिए, कि नोट्स पे कौन कौन नोट पे किस चीज़ का चित्रण, अभी जो नया वाला नोट आया उसमें कहाँ कहाँ के चित्रण है। ठीक है, तो 10 के नोट में क्या है, 20 के नोट में क्या है, ये सारी चीज़ को देखेंगे हम वीडियो में। तो चलिए, ये कोणार्क का सूर्य मंदिर जो दिख रहा है आपको, ठीक है, ये 10 रुपये के नोट में है। कितना है? 10 रुपये के नोट में कोणार्क का सूर्य मंदिर है। क्या है मेरे प्यारे भाई? 10 रुपये के नोट में किस चीज़ का चित्र है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। 20 रुपये का जो नोट में है वो एलोरा की गुफा है। क्या है? एलोरा की गुफा है। ये कहाँ में पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। 50 की नोट की बात करें तो हम्पी का रथ है इसमें। क्या है? हम्पी का रथ है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। 100 रुपये का नोट की बात करें तो ये रानी की बावड़ी है, ये गुजरात में पड़ता है। कहाँ में पड़ता है? रानी की बावड़ी गुजरात में पड़ता है। ये 100 रुपये के नोट पे चित्रण है। ठीक है, सांची के स्तूप 200 के नोट पे हैं। कितना के नोट पे हैं? सांची के स्तूप 200 के नोट पे हैं, जो मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। लाल किला की बात करें तो ये दिल्ली में पड़ता है, जो 500 के नोट पे चित्रण किया गया है। क्या किया गया है? 500 के नोट पे चित्रण किया गया है। और 2000 के नोट पे क्या है? मंगलयान है। क्या है? मंगलयान है। उम्मीद करते हैं कि आज नोट की जानकारी सब मिल गया होगा आप लोग को, कि कौन से नोट पे किस चीज़ का चित्रण है और कहाँ में अवस्थित है। एक बार फिर रिवीजन के तौर पे देख लेते हैं। 10 के नोट पे कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो उड़ीसा में पड़ता है। 20 के नोट पे एलोरा की गुफा, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। 50 की नोट की बात करें तो हम्पी का रथ है, जो कर्नाटक में पड़ता है। 100 की नोट की बात करें तो रानी का बावड़ी है, जो गुजरात में पड़ता है। ठीक है। सांची के स्तूप बात करें तो 200 रुपये के नोट पे है, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। और लाल किला जो है 500 के नोट पे है, जो दिल्ली में पड़ता है। ठीक है। और मंगलयान 2000 के नोट पे है। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। अब हम चलते हैं टॉपिक की ओर। चलिए, आज जो हम लोग करने वाले हैं, कल तक हम लोग 100 तक कर चुके थे कवर। ठीक है, लोकतंत्र में किसका विकास नहीं हो पाता है? तो नैतिकता गुणों का विकास हो पाता है, चरित्र का भी विकास होता है, बंधुत्व का भी विकास होता है, लेकिन भ्रष्टाचार का विकास लोकतंत्र में कभी नहीं हो सकता है। ठीक है। आज जो है 101 से शुरू करने वाले हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र का दोष है? दलीय व्यवस्था, ये दोष नहीं है। बहुमत की तानाशाही, ये दोष है। मान लीजिए जिसका बहुमत दे रहे हैं वो तानाशाही ऊपर आपके ऊपर क्लेम कर रहा है, जेल भेज दे रहा है, आप कुछ मांग करने सरकार के पास जा रहे हैं, तो ये बहुमत का तानाशाही है ना। तो ये भ्रष्टाचार, ये लोकतंत्र कभी नहीं कह सकता है। भ्रष्टाचारी विरोधी करने के लिए लोकतंत्र कह सकता है। मनमानी निर्णय पर रोक लगाने के लिए आपका लोकतंत्र है। ठीक है। तो ये 101 नंबर क्वेश्चन हो गया। 102 नंबर है, आज मेन टॉपिक होने वाला संविधान का निर्माण। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन 2 बचे हुए थे वो पिछले कवर कर दे रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 102 की बात करें कि लोकतंत्र की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक नहीं है? क्या है? कौन सा आवश्यक नहीं है? तो ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना लोकतंत्र में नहीं है। बाकी शिक्षा का विकास कर सकते हैं लोकतंत्र से, लिखित संविधान बना सकते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता है। लेकिन आजकल के हालात देख रहे हैं, गोदी मीडिया की, प्रेस की स्वतंत्रता गायब हो चुका है। किसी सत्ता के लिए काम करते हैं, सरकार में जो भी सत्ता चल रहे हैं उनके लिए काम करते हैं, खास उनका पार्टी बन चुके हैं, है ना। तो ये लोकतंत्र की सीधे सीधे हत्या हो रहा है कहीं ना कहीं। तो कुल मिला के लोकतंत्र की चैप्टर आप लोग की समाप्त की जाती है, और आज का जो नया चैप्टर शुरू होने वाला है, संविधान का निर्माण। क्या है मेरे प्यारे भाई? संविधान का निर्माण है, जो क्लास 9th SCERT और NCERT पे आधारित है, जो कि
एनसीईआरटी एससीईआरटी क्यों इंपॉर्टेंट है? चाहे वो बिहार टीचर की बात करें, बीपीएससी टीचर जो TRE 4 आने वाला है उसके संबंधित, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, ये सारे एनसीईआरटी एससीईआरटी पर एग्जाम आधारित होते हैं। आप चाहें तो जाकर के सिलेबस वेबसाइट से देख सकते हैं, सारा क्वेश्चन यहीं से बनने वाला है। तो आज का जो मेन मुख्य चैप्टर होने वाला है वो संविधान का निर्माण होने वाला है। क्या होने वाला है? संविधान का निर्माण होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 103 कहा जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? तो दक्षिण अफ्रीका और उसके पड़ोसी देशों का, ये गलत है। स्त्री और पुरुषों का, ये गलत है। गोरे अल्पसंख्यकों और अश्वेत बहुसंख्यकों का, ये भी गलत है। रंगीन चमड़ी वाले बहुसंख्यकों और अश्वेत जो थे अल्पसंख्यकों का, ये टकराव चल रहा था। वहाँ कहाँ चल रहा था? दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में। ठीक है, किसके किसके? रंगीन चमड़ी वाले और बहुसंख्यकों और अश्वेत अल्पसंख्यकों के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 104 क्या है कि लोकतांत्रिक संविधान में कौन सा प्रावधान नहीं है? ये क्वेश्चन पर बट पे जरूर ध्यान दीजिएगा, लास्ट में क्या पूछ रहा है, नहीं है यह है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतांत्रिक संविधान में कौन सा प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि शासन का प्रमुख के अधिकार लोकतांत्रिक में है। ठीक है, शासन का प्रमुख का नाम इसमें नहीं है, लेकिन विधायिका के अधिकार है, देश का नाम भी है। लेकिन जो शासन का प्रमुख का जो नाम है, मान लिया आपका शासन अभी कोई भी डीजीपी डीआईजी जो है, अब उसका प्रमुख का नाम तो ये नहीं होगा लोकतांत्रिक में खास, वो तो हमेशा बदलते रहेंगे, जो बेहतर काम करेंगे डिपार्टमेंट में उनको ये पद दिया जाएगा। तो लोकतांत्रिक संविधान में कौन सा प्रावधान नहीं है? तो शासन का प्रमुख नाम लेने के लिए नहीं है, बाकी शासन का प्रमुख के अधिकार है। आप जब शासन का प्रमुख बन रहे हैं, मेन अधिकारी बन रहे हैं, तो आपका क्या क्या काम करना है वो लिखित है। लेकिन शासन के प्रमुख का नाम नहीं है कि हाँ यही फिक्स है, डीआईजी आज फलना कुमार है तो वही आगे तक रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि 104 नंबर भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब 105 क्वेश्चन की बारी है। दक्षिण अफ्रीका में का संविधान लागू हुआ था। सीधे सीधे डेट पूछा जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीका का संविधान कब लागू हुआ था। तो ये हुआ था लगभग लगभग नहीं, कंफर्म है, अप्रैल 1994 में। कब हुआ था? 1994 में। कौन सा मंथ में? अप्रैल मंथ में। 106 क्वेश्चन नंबर है कि क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय में आया था, 1942 के 42 में आया था। ओके, क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? 1942 में आया था क्रिप्स मिशन। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 107 की बात करें कि भारतीय संविधान का स्रोत है संसद से, राष्ट्रपति से, न्यायालय से, जनता से। ठीक है, तो भारतीय संविधान का जो स्रोत रहा है वो जनता से है। जनता लोग चुन के ही सारे कानून का निर्माण करवाए हैं, उसमें जनता का ही पावर है, वोटिंग करके नेता को भेजते हैं। ठीक है, और नेता और संसद विधायक। ठीक है, तो भारतीय संविधान का जो स्रोत रहा है, मेन स्रोत है जनता। क्या है मेन स्रोत? क्या है भारतीय संविधान का? जनता। क्वेश्चन नंबर 108 की बात करें कि इनमें से कौन सी विशेषता है जो भारतीय संविधान में नहीं है? वर्ड पे ध्यान दिएगा, नहीं है। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्षता है भारतीय संविधान में, साम्यवादी शासन व्यवस्था नहीं है संविधान में, लेकिन मूल अधिकार है और विशाल संविधान भी है। क्या क्या है? धर्मनिरपेक्षता, मूल अधिकार और विशाल संविधान है, लेकिन साम्यवादी शासन व्यवस्था नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 109 की बात करें कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, सोमनाथ लाहड़िया, डॉक्टर भीमाराव अंबेडकर जी। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, इनका पूरा नाम जो है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, ये है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर इसको 110 की बात करें कि संविधान का निर्माण किस उद्देश्य के लिए किया गया था? संविधान का निर्माण किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? ठीक है, तो ये कुशल, शांति एवं शांतिपूर्ण सुस्पष्टता व्यवस्था के लिए किया जाता है। ठीक है, देश की आज़ादी के लिए संविधान नहीं बनाया जाता है, गरीबी उन्मूलन के लिए नहीं बनाया जाता है, लोकतंत्र लाने के लिए नहीं बनाया जाता है। ये सामाजिक स्तर पे कुशल, शांतिपूर्ण एवं शासन की स्पष्टता पे किया जाता है संविधान का निर्माण, ताकि जो समाज में लोग रह रहे हैं शांतिपूर्ण ढंग से रह रहे हैं, शासन की किस तरीका से व्यवस्था हो सकता है, इसके लिए संविधान का निर्माण किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 111 की बात करें कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे जिन्होंने अटूट साहस के धैर्य पूर्वक भारतीय रियासतों के विलय में
निर्णायक भूमिका अदा की है। क्या किया है? तो क्वेश्चन क्या कर रहा था कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे जिन्होंने अटूट साहस के एक धैर्यपूर्वक भारतीय रियासतों के विलय में निर्णायक भूमिका अदा की है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। क्वेश्चन नंबर 112 की बात करें कि भारतीय संविधान सभा के सदस्य का चुनाव हुआ था, कब हुआ था? तो ये 1946 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1946 में हुआ था। क्रिप्स मिशन आया था तब। क्वेश्चन नंबर 113 की बात करें कि 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों के भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता होगी, आर्थिक और सामाजिक जीवन में असमानता से भरा होगा। भारतीय संविधान सभा में किस संविधान सभा के सदस्य ने यह बात कही थी? एक बात कहे थे क्या? 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता होगी, पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। भारतीय संविधान सभा में एक वर्ड बोले थे, वो बोलने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये राजेंद्र प्रसाद नहीं बोले थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोले थे। सच्चिदानंद भी नहीं बोले थे और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सही होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान से रिलेटेड जब भी कोई क्वेश्चन आए तो एक बार ये जरूर ध्यान रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन किन्हीं से पूछा जाता है तो इन्हीं के नाम से पूछा जाता है। तो संविधान सभा से, संविधान के निर्माण से या संविधान से संबंधित जब भी कोई क्वेश्चन आए, अगर ऑप्शन में भीमराव अंबेडकर है तो थोड़ा उस पर विश्वास करना है। अगर नहीं आता है तो बी आर अम्बेडकर मार के आ सकते हैं आप लोग। ठीक है, 114 क्वेश्चन की बात करें कि अस्बेतो द्वारा स्वतंत्रता के लिए आंदोलन किस देश में संचालित किया गया था? अस्बेतों द्वारा स्वतंत्रता के लिए आंदोलन किस देश में संचालित किया गया था? तो वो दक्षिण अफ्रीका के द्वारा संचालित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? दक्षिण अफ्रीका के द्वारा संचालित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 115 की बात करें कि किस संविधान सत्ता पक्ष एवं विरोधी पक्ष के बीच सहमति परिमाण था? किस देश का संविधान सत्ता पक्ष एवं विरोधी पक्ष के बीच सहमति का परिमाण था? तो ये दक्षिण अफ्रीका का था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 116 की बात करें कि भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया था। तो ये भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। और एक बात और बता दूं, 26 जनवरी और 1950 को ये लागू किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्या क्या था। भारतीय संविधान जो अंगीकृत किया गया था, अंगीकृत का नाम आएगा तो 1949 होंगे। ठीक है, कब? 26 नवंबर 1949। और लागू करने की बात आए तो 26 जनवरी 1950। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। किसने कहा था हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं? तो ये बी आर अम्बेडकर जी कहे थे। कहाँ कहे थे? ये संविधान सभा में कहे थे। संविधान सभा में कहे थे। क्या कहे थे? कि हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। जो खाली विरोध होगा इस बात के लिए, लेकिन सबके लिए सही है। क्वेश्चन नंबर 118 की बात करें कि भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, देख लीजिए फिर कंफ्यूजन ना हो जाए। अस्थायी सदस्य की बात किया जा रहा है। अस्थायी सदस्य की, अस्थायी नहीं कहा जा रहा है। अस्थायी लगा, आगे अ लग गया है, इसका मतलब नहीं है। तो राजेंद्र प्रसाद अस्थायी सदस्य थे, जयप्रकाश नारायण अस्थायी सदस्य थे, भीमराव अंबेडकर जी अस्थायी सदस्य थे, लेकिन डॉक्टर सच्चिदानंद जो सिन्हा थे वो अस्थायी सदस्य नहीं थे, ये अस्थायी सदस्य थे। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी थोड़ा बहुत पढ़े हैं इससे पहले, वो समझ रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम ओरिएंटेड जो ये क्लास ले रहे हैं हम। केवल केवल पता क्या है, ये SCRT, SCERT और NCERT पे आधारित है। NCERT ही है समझो तो, NCERT ही ये बुक है। और 9th का अभी पॉलिटी चल रहा है। ऐसे ही हम हिस्ट्री चलाएंगे, ज्योग्राफी चलाएंगे, इकोनॉमिक्स चलाएंगे, सारे सब्जेक्ट को चलाने वाले हैं। ठीक, बस केवल आप लोग का रिस्पांस बेहतर होना चाहिए। रेगुलर क्लास चलते जाएगा। अभी तक बहुत ज़्यादा टाइम है आपके पास, कम से कम तो 20 दिन अभी टाइम है। ठीक है, मोटा मोटी लेके चले तो 20 दिन में सारा, ये 10 दिन में ही हम कंप्लीट कर देंगे आप लोग को। ठीक है, तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ है? लागू पूछ रहा है यहाँ, ये नहीं पूछ रहा है, अंगीकृत नहीं पूछ रहा है। तो लागू 1950 में हुआ है। कब हुआ है? 26 जनवरी 1950 में हुआ है। पहले ही हम बता चुके हैं आपको।
क्वेश्चन नंबर 120 की बात करके भारतीय संविधान सभा में पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक की बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 121 की बात करें कि भारत गोरे लोगों की गुलामी से कब मुक्त हुआ था? गोरे लोगों की मतलब अंग्रेजों से कब गुलामी मिला था? तो ये 15 अगस्त 1947 को मिला था। कब मिला था? 15 अगस्त 1947 से मिला था AUG। ठीक है, 1947। और 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, और इसी दिन भारत आज़ाद हुआ था। अब समझो तो गोरे से छुटकारा हो, अंग्रेजों से छुटकारा हो, सब चीज़ यही है। ठीक है, अब देखो क्रिटिकल क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। डायरेक्ट पूछ सकता था कि भारत आजाद कब हुआ था, है ना, आदमी सबको ही मार सकता था 15 अगस्त 1947 को, लेकिन यहाँ पे लगा दिया गोरे लोगों की गुलामी, है ना। अब गोरे से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ओ गोरे तो कभी और किया होगा, तो ऐसा नहीं है, 15 अगस्त को ही सब आजाद हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 122 की बात करें कि इनमें से कौन सा कारक भारतीय संविधान की धारणा से मेल नहीं खाता है? भारतीय संविधान से मेल नहीं खाता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान से मेल खाता एकल नागरिकता है भारतीय संविधान में, लोकतंत्र के पोषक है, आदिवासियों और जनजातियों के हितों के लिए संरक्षक है संविधान में, लेकिन जातिवाद को श्रेय नहीं देता है ये। ठीक है, जातिवाद को श्रेय नहीं देता है कि हाँ सब जाति में ये बांट दो वो बांट दो। धर्म है, सब किसी का धर्म है, सर्वधर्म सम्मान है, लेकिन जाति के लिए विशेष ये अवधारणा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 123 की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर होंगे। संविधान सभा से रिलेटेड जितना भी प्रश्न है, आंख मूंद करके BR अम्बेडकर मार सकते हैं आप लोग, जब ना आए तब। ठीक है, क्योंकि संविधान सभा से रिलेटेड BR अम्बेडकर जी का बहुत बड़ा भूमिका रहा है, क्योंकि संविधान निर्माता के रूप में इन्हें देखा जाता है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा, नहीं तो पता चलेगा कि फिर बाद में जब जब पॉलिटी का क्वेश्चन देखो और क्या है, संविधान सभा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है और सब में BR अम्बेडकर मार के आ जाओ। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये जरूर कह रहा हूँ कि अगर ऑप्शन में BR अम्बेडकर दिख रहे हैं, आपको कोई नहीं दिख रहे हैं और नहीं आ रहा है प्रश्न, तो आप आराम से 50% आशा है कि आपको BR अम्बेडकर मार के आएंगे, आपको क्वेश्चन सही होने वाला है। संविधान सभा से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तब। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 124। मूल रूप से गठित संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? मूल रूप से गठित संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ये 389 थे। कितना थे? 389 सदस्य थे। ठीक है, संविधान सभा के गठन के समय। बाद में फिर ये 294 के लगभग हो गए थे। ठीक है, जब पूर्ण निर्माण हुआ था स्वतंत्रता के बाद तब। तो क्या हुआ कि संविधान में प्रस्तावना निर्देशिका के उल्लेख परंपरा किस देश के संविधान से प्राप्त हुआ है? तो ये संयुक्त राज्य से प्राप्त हुआ है। क्या हुआ है? निर्देशिका। हमने सबसे पहले दिन का टॉपिक में जिनको संविधान संशोधन वाली जो चैप्टर पढ़ाए थे हम आपको, एक टॉपिक शुरुआत में सबसे पहला वीडियो में, उसी में आपको देखने को मिल जाएगा कि निर्देशिका के बारे में चर्चा किया है कि निर्देशिका कहाँ से लिया गया है, तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 126 की बात करें कि भारतीय संविधान में परिवर्तन संशोधन संशोधन जो है कि कितनी प्रक्रियाओं से का उल्लेख किया गया है? ठीक है, तो ये 3 प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है। कितना? 3। संविधान सभा में परिवर्तन संशोधन की कितनी प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है? तो 3 प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 127 की बात करें कि हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति कामना हर आंख से आंसू पोंछने की है। एक कथन है कि हमारी पीढ़ी का के सबसे महान व्यक्ति की कामना हर आंख से आंसू पोंछने की है। यह किसका कथन है? जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उद्धृत किया था, कहा था। तो ये महात्मा गांधी जी का लाइन था। किनका लाइन था? फिर से एक बार देख लीजिएगा कि हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की कामना हर आंख से आंसू पोंछने की है। हर आंख से आंसू पोंछने की बात करें तो ये महात्मा गांधी जी ने बोले थे इस बात को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक कथन और है कि मैंने गोरों के खिलाफ, हाँ, कि मैंने गोरों के खिलाफ लंबे अरसे से मैंने गोरों के खिलाफ लंबे अरसे से तक संघर्ष किया है और मैंने अस्वेतों को प्रभुत्व विरोध किया है। मैंने ऐसे इस लोकतांत्रिक और सामाजिक समाज की कामना करते हैं कि जिनमें समुदाय मेल मिलाप
के रहने के समान अवसर प्राप्त होते हैं। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहने और इसे पाना चाहता हूँ, और मगर भविष्य के कभी भी जरूरत पड़ा तो आदर्श के लिए जान देने को भी सदैव तत्पर रहूंगा। उस व्यक्ति का नाम क्या है? तो ये नेल्सन मंडेला है। इन्होंने बोला था कि मैं गोरों के खिलाफ एक लंबे समय तक संघर्ष किया हूँ। ये अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। इनका एक कथन है कि मैंने गोरों के खिलाफ लंबे अरसे तक संघर्ष किया हूँ। मैंने श्वेतों प्रभुत्व और विरोध किया है। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक समाज की कामना की है कि जिसमें सभी समुदाय के मेल मिलाप, सभी समुदाय की बात कर रहे हैं ना कि इसमें एससी एसटी और सबको छाट के बात कर रहे हैं, सभी समुदाय से मेल मिलाप से रहें, सभी को समान अवसर प्राप्त हो। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूँ, और अगर भविष्य में कभी भी जरूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं जान देने के लिए भी सदैव तत्पर हूँ। उस निम्नलिखित उक्ति का कौन, इन्होंने ये जो बात बोले थे, ये डॉक्टर नेल्सन मंडेला बोले थे। कौन? नेल्सन मंडेला बोले थे। ध्यान रखिएगा इस चीज को, एकता समानता सब चीज की बात है। क्वेश्चन नंबर 129 की बात करें कि नेल्सन मंडेला एवं 7 अन्य प्रमुख नेताओं को कब रंग भेद की नीति का खिलाफ करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई थी? आजीवन कारावास की सजा 1964 में नेल्सन मंडेला को दिया गया था, जिन्होंने देश की बात बढ़िया, इतना बढ़िया बात बोले, बताओ। और इन्हें कारावास आजीवन दे दिया गया था कब? 1964 में, यानी कि आज़ादी के बाद। समझ में आ रहा? क्वेश्चन नंबर 130 की बात करें कि नेल्सन मंडेला को कितने वर्षों तक जेल की सजा भुगतनी पड़ी? ठीक है, तो 28 वर्षों तक इन्होंने भुगते। कितने वर्षों तक? 28 वर्षों तक इन्होंने जेल की सजा भुगते हैं। दक्षिण अफ्रीका को किस वर्ष आज़ादी मिली है? दक्षिण अफ्रीका को 1994 में आज़ादी मिली है। कब मिली है? 1994 में मिली है, 1994 में मिली है। क्वेश्चन नंबर 132 की बात करें कि किस देश का संविधान स्पष्ट रूप से इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करती है? किस देश का संविधान स्पष्ट रूप से इतिहास और भविष्य दोनों की बात करती है? तो ये दक्षिण अफ्रीका। क्या करती है? किस देश के संविधान स्पष्ट रूप से इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करती है? तो ये दक्षिण अफ्रीका की संविधान बातें करती है। 133 की बात करें, भारतीय संविधान सभा में भारतीय संविधान गढ़ने के क्रम में कितने दिनों तक इस पर गंभीर चर्चा हुई है? गढ़ने के लिए संविधान सभा में को संविधान, एक बार फिर से क्वेश्चन बढ़िया से पढ़िए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान सभा को भारतीय संविधान गढ़ने के क्रम में कितने दिनों तक इस पर गंभीर चर्चा हुई है? तो ये हुई है 114 दिनों तक गंभीर चर्चा के बाद भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। ठीक है, बहुत सोच विचार करके। क्वेश्चन नंबर 134 की बात करें कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी? ठीक है, द्वैत शासन की स्थापना की गई थी। तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया था। ये सब डेट याद रखिएगा। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में आया था। भारत परिषद अधिनियम 1992 में आया था। भारत शासन अधिनियम 1919 में आया था। और इनमें से कोई नहीं, ये तो ऑप्शन होने वाला नहीं है। मार्ले मिंटो में नहीं हुआ था द्वैत शासन, और ये भारत परिषद अधिनियम में नहीं हुआ था। तो हुआ था कब? भारतीय शासन अधिनियम जो 1919 में आया था। और 1919 खास डेट है आप लोग के लिए, एक बार चर्चा कर देते हैं। ठीक है, 1919 में रॉलेट एक्ट हुआ था। ठीक है, जिसे ना अपील ना दलील ना वकील की कानून कहा जाता है इसको। ठीक है, और शक के आधार पर बता रहे हैं, 6 मंथ का जेल दिया जाता था इसमें, रॉलेट एक्ट में। इसी का विरोध महात्मा गांधी किए थे, और इसका नाम काला कानून बोले थे। इसी का नाम जो महात्मा गांधी बोले थे, काला कानून बोले थे। ठीक है, एक 1919 में और सबसे बड़ी घटना हुआ था, जालियावाला बाग हत्याकांड। जालियावाला बाग हत्याकांड ये अमृतसर में हुआ था। बैसाख की पूर्णिमा में इसका मेला लगा हुआ था। ठीक है, वहीं पे आम सभा एक लगा हुआ था, जिसमें सैफुद्दीन किचलू और एक और व्यक्ति थे, उनके जेल जाने में जो जेल लेके चले गए थे अंग्रेज, उन्हीं को छुड़ाने के लिए और ये अंग्रेजों के विरोध करने के लिए थोड़ी सी आम सभा का लगा हुआ था। हालांकि उन्हें ये दिमाग में नहीं था कि मेला, उस समय मेला चल रहा था बैसाखी पूर्णिमा को, आज भी चलता है अमृतसर में। ठीक है, तो यही मेला में क्या होता है कि, चलो एग्जाम्पल में हम बहुत थोड़े से विस्तृत बता ही देते हैं, जालियावाला बाग से भी प्रश्न बनते हैं। तो हम कर रहे थे 1919 की चर्चा, जालियावाला बाग हत्याकांड की। ठीक है, जालियावाला बाग हत्याकांड ऐसा कांड है कि समझो तो इसको हिमालय से भी बड़ी गलती बताए हैं महात्मा गांधी अंग्रेजों का। ठीक है,
दूसरी बात की कहें कि कम से कम 1,000 व्यक्ति मारे गए इसमें। क्यों मारे गए थे? क्योंकि वहां पे सैफुद्दीन किचलू और एक और व्यक्ति थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है। वो व्यक्ति क्या किए थे कि वो आम सभा लगा रखे थे। और समझो कि आपके गांव घर के इर्द गिर्द में अगर मेला कोई लगता है तो ऑलरेडी वहां पे भीड़ चलता है। अगर वहां पे कोई जादूगर आ जाता है तो समझ रहे हो सारे जितना भी मेला देखने वाले होते हैं एक एक नजर वहां देख लेते हैं और पहुंच जाते हैं मेला में। सेम सिचुएशन यहाँ पे आम सभा चल रहा था उनके विरोध में, अंग्रेजों के विरोध में। और वहीं पे मेला देखने वाले जो भी व्यक्ति थे वो सब यहाँ पे ग्राउंड में आ गए, जालियांवाला बाग ग्राउंड में। और अंग्रेज को लगा कि यहाँ पे सब प्रदर्शन कर रहा है, इसीलिए कहा कि जनरल डायर को गोली चलाने का ऑर्डर कर दिए, ठीक है। और यही कारण है कि 1,000 व्यक्ति से ज्यादा लोग मारे गए उस जालियांवाला बाग हत्याकांड में। और तमाम हंटर कमेटी सब स्थापना हुआ इसका जांच के लिए, और बहुत बड़ी बड़ी चीजें हुआ, ठीक है। और जिनको इसका डीपली लेक्चर देखना है तो लिख सकते हैं आप जालियांवाला बाग हत्याकांड बाई हर्ष सर, आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा, ठीक है। तो शॉर्ट में जानकारी दे दी क्योंकि यहाँ पे टाइम नहीं है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 135 की बात करें कि निम्नलिखित में से किस योजना के द्वारा भारत में संविधान सभा का गठन किया गया है? निम्नलिखित में से किस योजना के द्वारा भारत में संविधान सभा का गठन किया गया है? तो ये कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया है। कब? कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था भारत के संविधान सभा का गठन। 136 क्वेश्चन की बात करें कि भारत का संविधान कब लागू किया गया है? लागू करने की बात कर रहे हैं तो 1950 में। कब लागू किया गया है? 26 जनवरी 1950 में, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको पहले ही रिपीटेशन क्वेश्चन है ये। चलिए 137 नंबर क्वेश्चन की बात करें कि मैं भारत के लिए एक ऐसा संविधान बनाना चाहता हूं जो उसकी गुलामी अधीनता और मुक्त करे। ऐसे भारत के प्रयास करूंगा जिससे भारत में गरीबी व्यवस्था व्यक्ति की अपनी माने और लगे कि देश को बनाने की भागीदारी है। ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च और निम्न वर्ग में ना रहे। अगर उच्च निम्न वर्ग की बात करें तो ये दो ही व्यक्ति सोच रहे थे, कौन कौन? एक बी आर अम्बेडकर, एक महात्मा गांधी, ठीक है। तो ये इनका आंसर ये है। और देखिए इन्होंने ये भी बोला था कि ऐसा समुदाय जिसमें समुदाय के सभी लोग पूरी तरह से मेल जोल से रहें। ऐसा भारत में छुआछूत या शराब और नशीली चीजों का सेवन कोई जगह नहीं हो। औरतों को भी मर्दों जैसे अधिकार हो, ठीक है। ये सब गांधी जी सोच बैठे थे। मैं इसी काम पर कदापि संतुष्ट नहीं होऊंगा यदि निम्नलिखित में से किसकी कथन है? तो ये महात्मा गांधी का कथन है। किनका कथन है? महात्मा गांधी का कथन है। जब भी छुआछूत या SC ST के बारे में बात आए तो आंख बंद करके बी आर अम्बेडकर मानना है, ठीक है। 1938 की बात करें, सॉरी 138 क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं है? भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं है तो ये महात्मा गांधी नहीं थे, बाकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बी आर अम्बेडकर थे, सच्चिदानंद से थे। तो ये दोनों लोग जो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और राजेंद्र प्रसाद, ये अस्थाई सदस्य थे, ठीक है। और इसमें सच्चिदानंद सिन्हा जो थे अस्थाई सदस्य थे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अस्थाई अस्थाई सदस्य बहुत पूछता है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। लोकतांत्रिक संविधान में कौन सा प्रावधान नहीं है? लोकतांत्रिक संविधान में कौन सा प्रावधान नहीं रहता है? तो आप देख सकते हैं कौन सा प्रावधान। शासन के प्रमुख अधिकार रहते हैं, शासन के प्रमुख का नाम नहीं रहता है, ठीक है। विधायिका के अधिकार होता है, देश का नाम भी रहता है। लेकिन शासन का प्रमुख के मतलब समझ रहे हैं? मान लिया अब कोई DIG बना है और DIG प्रमुख है शासन का। अभी मतलब बिहार में शासन का अगर कोई है DGP DIG, ये सब अपर लेवल के अधिकारी हैं, प्रमुख एक तरीके से हैं। तो इन लोग का नाम संविधान में उस तरीके से लोकतांत्रिक में नहीं लिखा जा सकता। ये सब चेंज होते रहते हैं काम के आधार पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 140 की बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय 1928 ईस्वी में किसकी नेतृत्व में संविधान का निर्माण किया गया था? 1928 ईस्वी में किसके नेतृत्व में संविधान का निर्माण किया गया था? तो वो मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था। उसमें लाला लाजपत राय नहीं और महात्मा गांधी, ये दोनों लोग नहीं थे। ये मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में भारतीय संविधान, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय 1928 में चल रहा था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उसके समय में संविधान का निर्माण किया गया था। जो 1928 ईस्वी में कौन करवा रहे थे? ये मोतीलाल नेहरू करवा रहे थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 141 की बात करें कि धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा किस देश के संविधान से की प्रस्तावना में किया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा किस देश के संविधान की प्रस्तावना में किया गया है? तो ये भारत देश के किया गया है। अब लोग ऐसे क्वेश्चन आएगा, आप सोचेगा कि दूसरा देश का नाम होगा तब तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा
अब देखिए क्वेश्चन में अजीब अजीब दे दिया, भारत छोड़ करके बाकी सब विदेशी हैं, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान। लेकिन ये क्या कह रहा है, धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा किस देश के संविधान की प्रस्तावना में किया गया है? तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार कौन सा है? ये भारत के संविधान में है। ठीक है, जो संविधान चैप्टर हमसे पढ़े हैं उनको कोई तकलीफ कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ये सब फटाफट क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 142 की बात करें कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित कौन सी विशेषताएं नहीं है? भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं नहीं है? तो ये लिखित एवं विशाल संविधान सभा है, इसमें विशाल संविधान बन सकते हैं, धर्मनिरपेक्षता है, मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य भी है, लेकिन साम्यवादी शासन नहीं है। क्या है मेरे प्यारे भाई? साम्यवादी शासन नहीं है, कि मतलब जो प्रमुख चाहे, जो सेना चाहे वही करेगा, अपना मनमानी, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी लोकतांत्रिक संविधान में ये सारी चीजें लिखित और विशाल संविधान है, धर्मनिरपेक्षता है, मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य है। क्वेश्चन बहुत सब इजी है, बस खाली एक बार ध्यान देने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 143 की बात करें कि होम रूल आंदोलन कब चलाया गया था? होम रूल आंदोलन कब चलाया गया था? ठीक है, तो ये 1916 में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1916 में चलाया गया था। और 1917 ईस्वी की बात करें, एक साल बाद की बात करें, तो बिहार में चंपारण जिले में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, जो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। और ये नील की खेती के लिए ये आंदोलन किया गया था, जो नील का अंग्रेजों के द्वारा जो टैक्स लगाया गया था, कि मतलब 20 कट्ठा में 1 कट्ठा, 1/3 मतलब 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य था। इसी पे परेशान होकर के किसान मजदूर महात्मा गांधी को बुलाए यहाँ चंपारण में, और ये चंपारण सबसे पहला गांधी जी का आंदोलन रहा है भारत में। ठीक है, और ये सफल रहा है। क्या रहा है? सफल रहा है। यहीं से गांधी जी गांधी बने हैं शुरुआती तौर पे। ओके, तो होम रूल आंदोलन कब चलाया गया था? डेट याद रखिएगा, 1916 ईस्वी में, चंपारण सत्याग्रह से जस्ट एक साल पीछे। ओके, हम एक दूसरे से रिलेट इसलिए कर देते हैं ताकि आप लोग जब भी क्वेश्चन आए एग्जाम में आप लोग ऐसे ही मार दें। क्वेश्चन नंबर 144 की बात करें कि आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया है? ठीक है, किस अधिनियम में किया गया? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम में किया गया। आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया है? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम में किया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 145 की बात करें कि अपना अंतिम लक्ष्य हर आंखों से आंसू पोंछ देना किसने घोषित किया था? अपना अंतिम लक्ष्य हर आंखों से आंसू पोंछ देना किसने घोषित किया था? तो ये महात्मा गांधी किए थे। अपना अंतिम लक्ष्य हर आंखों से आंसू पोंछने वाला जो बात है, आंसू पोंछने की जब भी बात है तो ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। ओके, भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? ठीक है, तो ये 299 सदस्य थे कुल। ठीक है, 299 सदस्य कुल थे। ओके, नेल्सन मंडेला किस देश के प्रधान थे? किस देश के प्रधान थे? तो ये दक्षिण अफ्रीका के थे। कौन थे? नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के प्रधान थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 148 की बात करें कि मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिसे सबसे गरीबी व्यक्ति और उसके लोग देश में उसकी भागीदारी व नशाखोरी के लिए कोई जगह न हो, और औरतों को भी मर्दों का अधिकार हो। औरतों और मर्दों का अधिकार महात्मा गांधी केवल सोचे थे, तो आंख बंद करके मारिएगा। ओके, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन था। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनौतियों का निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? गलत है, क्या चुनना है? गलत है। तो राजनीतिक जागरूकता है, कम है, ये सही है। सरकार के अस्थायित्व का अभाव रहा है। नैतिक मूल्यों का ह्रास हुआ है, लेकिन अनेकता में एकता पाया गया है, ये गलत है। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की चुनौतियों में अनेकता में एकता नहीं पाया गया था, बाकी सब पाया गया था। ओके, ये सब चुनौती था, अनेकता में एकता, इसी को मिलाने के लिए इतना सारा आंदोलन, इतना सारा चीजें किया गया था। तो 150 क्वेश्चन की बात करें कि इनमें से ऐसा तत्व है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना से मेल नहीं खाता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना से मेल नहीं खाता है, ये डी है। सांप्रदायिकता है, धर्मनिरपेक्षता तो लोकतांत्रिक संविधान से मेल खाता है, आदर्श एवं मूल्यों को झलक है, सरकार के शुरू जानकारी है, लेकिन सांप्रदायिकता नहीं है। ओके, ध्यान रखिएगा। अब बताओ क्वेश्चन आगे बढ़ा दूं 150 से, या नेक्स्ट वीडियो में डाल दूं? 1 मिनट टाइम देख लेने दो। चलो, अभी 34 मिनट हुआ है, 1 घंटे की वीडियो शूट कर देता हूँ मैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 151 की बात करें। पढ़ना तो है ही यार, आज पढ़ो कल पढ़ो, है कि ना? लेकिन लॉन्ग वीडियो आप लोग देख नहीं पाते हो, इसलिए हमें सोचना पड़ जाता है फिर। चलो कोई बात नहीं, 100 तक आज पूरा कर देते हैं, 200 तक। ठीक है,
तो दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक संविधान में कौन सा संघर्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण था? दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक संविधान में कौन सा संघर्ष सर्वाधिक रहा था, महत्वपूर्ण था? तो ये श्वेत और अश्वेत का सर्वाधिक रहा था। दक्षिण अफ्रीका का जो लोकतांत्रिक संविधान था ये श्वेत और अश्वेत की बातें चल रहा था। यहाँ स्त्री और पुरुष की कोई बात नहीं था। दक्षिण अफ्रीका में जिम्बाब्वे की कोई बात नहीं, नेल्सन मंडेला के कला का कोई उपाय नहीं था यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 152 की बात करें, 152 की बात करें, तो इनमें से धर्मनिरपेक्ष राज्य का सही अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य का सही अर्थ क्या है? तो ये राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है, ये सही अर्थ है। बाकी धार्मिक आचरण पर अंकुश लगाना ये गलत है। नागरिकों को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना ये गलत है। राज्य की ओर से नास्तिक होने का प्रचार ये भी गलत है। ओके, आपका सही क्या है? राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। क्या धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है? राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। अगर जो राज्य अपना धर्म चलाने लगे तो फिर समझो तो सर्वधर्म का देश है भाई। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग रहते हैं। अगर एक धर्म की बात होने लगे तो बहुत दिक्कत है कि ना। क्वेश्चन नंबर 153 की बात करें, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? बनकर तैयार होने की बात कर रहा है, लागू की बात नहीं कर रहा है। तो वो कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। कब हुआ था? 1949 को। और लागू कब हुआ था? 1950 को। कब हुआ था? 1950 को। कब? 26 जनवरी को ये लागू हुआ था। क्या हुआ है? ये लागू। और ये बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। ओके, चलो 152 क्वेश्चन की बात करें कि दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत रंगीन चमड़े और भारतीय मूल के लोगों के बीच रंगभेद नीति के खिलाफ संघर्ष प्रारंभ किया गया था। तो ये 1950 में किया गया था। कब किया गया था? 1950 में किया गया था। दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत और रंगीन चमड़ी वाले जो कानून का बीच रंगभेद नीति चल रहा था वो 1950 में चल रहा था। कब चल रहा था? प्रारंभ का संघर्ष 1950 में चल रहा था। सोचो, जिस समय हमारा देश आज़ाद हो चुका था तब तक ये सब गोरा चमड़ा और रंगभेद की नीति अपना रहा था दक्षिण अफ्रीका के लोग, है ना। बढ़िया है। 155 क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? ठीक है, भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो लोकप्रिय प्रभुता, प्रभुसत्ता, ठीक है, पर आधारित संविधान ये है। अलिखित संविधान नहीं है, लिखित संविधान है भारत में। ठीक है, और धर्मनिरपेक्ष का है संविधान में, मौलिक अधिकारों का है, लेकिन अलिखित संविधान नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 156 की बात करके भारतीय संविधान के किस आधार पर राज्यों का संघ घोषित किया गया है? भारतीय संविधान भारत के किस आधार पर राज्यों का संघ घोषित किया गया है? ठीक है, तो केंद्र और राज्य के बीच दोनों शक्तियों का विभाजन किया गया है, लेकिन केंद्र की शक्तिशाली नहीं किया गया है, राज्यों को कमजोर बनाकर नहीं किया गया है, एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित नहीं किया गया है करके। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारतीय नगरपालिका की स्वतंत्रता, भारतीय न्यायपालिका का, सॉरी, नगरपालिका नहीं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न कर सकता है? ठीक है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा होने पर इस पर रोक लगाया जा सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 158 की बात करें कि भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? भारत में किस प्रकार की नागरिकता की बात अगर करें, ठीक है, तो एकल नागरिकता है। क्या है? भारत में एकल नागरिकता है, बहुत बहुल नागरिकता नहीं है, द्वि नागरिकता नहीं है, केवल एकल नागरिकता है। भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? एकल नागरिकता है। ओके, 159 क्वेश्चन की बात करें कि माउंटबेटन योजना भारत में कब आया था? माउंटबेटन योजना भारत में कब आया था? तो ये आज़ादी के समय आया था, जब हमारा भारत आज़ाद हो रहा था 15 अगस्त 1947 को। तो 1947 में आया था। कब आया था माउंटबेटन योजना? 1947 में आया था। 1947 में आया था, ये ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 160 की बात करें कि निम्नलिखित में से किससे भारत विभाजन का जिम्मेदार माना जाता है? भारत में जो विभाजन किया था उसे किसे जिम्मेदार माना जाता है? तो ये 1947 के कैबिनेट मिशन को माना जाता है। यही मतलब, जब भारत में कैबिनेट मिशन आया तब भारत विभाजन की बात चला कि पाकिस्तान अलग होना चाहिए, है ना। तो कैबिनेट मिशन कब आया है? 1947 में आया है। माउंटबेटन योजना कब आया है? 1947 में आया है। तो ये चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 161 की बात करें कि भारत के संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो ये B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा किया गया है, और संविधान सभा के द्वारा भी किया गया है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वो B.R. अम्बेडकर थे।
और बनाने वाले कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर थे। निर्माण में अधिक भूमिका किनका रहा है? तो बी आर अम्बेडकर जी का रहा है। ठीक है। 1962 सॉरी 162 की बात करें कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई है? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई है? ठीक है। तो ये 9 दिसंबर को, मैंने पहले ही चर्चा कर चुका हूँ, 9 दिसंबर 1946 को हुआ है। संविधान सभा की प्रथम बैठक की बात करें, प्रथम, पहला बैठक, ठीक है, पहला में 9 लगा देना, ओके। और ये दिसंबर का लास्ट मंथ लगा देना, 1946, 47 से मतलब देश आजाद के बस एक साल पीछे, ठीक है, 46, देश आजाद के एक साल पीछे संविधान सभा की पहली बैठक हुआ था, साल भर पहले, ओके। क्वेश्चन नंबर 163 की बात करें, 163 की बात करें कि संविधान सभा का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया है? संविधान सभा का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित किया गया है। किन्हें किया गया है? संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था, तो किनका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किया गया। क्वेश्चन नंबर 164 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 164 की बात करें कि भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य एवं दर्शन की झलक कहाँ देखने को मिलती है? भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य एवं दर्शन की झलक कहाँ देखने को मिलती है? तो ये प्रस्तावना में मिलती है। ठीक है। अब अगला चैप्टर कल की क्लास में करेंगे। ठीक है। तो आज के सेशन कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं कमेंट के माध्यम से। आपकी कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, ताकि हम समझ पाते हैं कि हाँ, हमारे भाई बहन जो पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे दोस्त जो पढ़ाई कर रहे हैं, विद्यार्थी जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो उन्हें समझ में आ रहा है। ये आज से बेहतर क्वेश्चन आने के प्रयास करें या कुछ और सुधारने की आवश्यकता है। ये सारे आपके कमेंट, आपके जवाब से हमें पता चलता है। इसलिए आपके कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी कमेंट करें, नेगेटिव पॉजिटिव, हमें सब अच्छा लगता है, क्योंकि आपकी मत है, आप कुछ भी मत में बोल सकते हैं, है ना। तो तब तक के लिए ऐसी तैयारी करते रहिए। हम कोशिश करेंगे कि एक अनुच्छेद का वीडियो, अनुच्छेद 1 से, है ना, अनुच्छेद 1 से 398 अनुच्छेद तक हम एक पूरी अनुच्छेद खत्म करने के प्रयास करेंगे एक वीडियो में। ठीक है। वो बहुत जल्द लाने वाले हैं, उस पर काम चल रहा है हमारा, और बहुत जल्द ये वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग के लिए। ठीक है। और थोड़ी क्षमा चाहता हूँ कि हमें टाइम नहीं मिल पाता है, फुर्सत नहीं मिल पाता है, इसी वजह से कभी टाइम में ऑफिस में मिल जाता हूँ तो थोड़ी टाइम निकाल के आपके लिए ये वीडियो शूट कर दे रहे हैं। बाकी हमारा एप्लीकेशन पे क्लास लाइव डेली चल रहा है, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं अगर चाहें तो। ठीक है। तब तक के लिए अपने अपने परिवार का रखिए ख्याल, खुद का रखिए ख्याल, ऐसे ही तैयारी करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद सभी लोगों का।